और अब बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल अयोध्या दौरा है और कल करीब 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। 12 बजे जीआईसी मैदान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और सीएम बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। बेला में करीब 3 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम 41वें रामायण मेले का शुभारंभ भी करेंगे। तो बेला में करीब 3 बजे योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और 41वें रामायण मेले का वो शुभारंभ करेंगे। तो कल अयोध्या का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इस दौरान कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे। रामायण मेले में भी वो पहुंचेंगे और प्रशासन ने उनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं और इसी के मद्देनजर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात पहुंचे, जहां सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सभा को संबोधित किया और योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और बाबा साहब का भी अपमान किया है। कांग्रेस सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे, तब कांग्रेस ने विरोध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो। लेकिन सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने यहीं पर समुद्र के किनारे खड़े होकर के उन्होंने यहां पर संकल्प लिया था कि किसी कालखंड में अगर किसी विदेशी आक्रांता ने हमारे किसी आस्था के स्थल को तोड़ करके वहां पर हमारी आस्था को आहत किया है, स्वतंत्र भारत गुलामी के इन चिन्हों को स्वीकार नहीं करेगा और भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। जब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, उन्हें रोकने का भरसक प्रयास हुआ था। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हो, क्या उस कांग्रेस को हम समर्थन करेंगे? जो कांग्रेस कभी आपके साथ नहीं खड़ी होती है, क्या उस कांग्रेस के साथ हम खड़े होंगे? और कांग्रेस केवल यहीं पे शांत नहीं थी। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया। उन्हें चुनाव हराने का भरसक प्रयास कांग्रेस करती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अयोध्या में चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। जो पेशेवर दंगाई थे, गुंडे और अपराधी थे, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के संरक्षण में गरीबों का, व्यापारियों का, आम नागरिकों का शोषण करते थे, आज उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उनकी छातियों पे चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बना है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो भाइयों बहनों, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और खबर लखनऊ से है, जहां रॉयल एकेडमी स्कूल में छात्रों के बीच मारपीट हुई और छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान 12वीं के छात्र की मौत हो गई और सिर पे चोट लगने से छात्र की मौत हुई है।
विभूति खंड के रॉयल एकेडमी स्कूल का यह मामला, जहां छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए और इसमें एक छात्र की मौत हो गई। मारपीट के दौरान एक छात्र की मौत हुई जो 12वीं में पढ़ता था, तो सिर पे चोट लगने से छात्र की मौत हुई है। तो विभूति खंड के रॉयल एकेडमी स्कूल का यह मामला। और लखनऊ से खबर, जहां रॉयल एकेडमी स्कूल में छात्रों के बीच मारपीट हुई। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए, एक छात्र की मौत हो गई। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये 12वीं के छात्र हैं जो कि जिनके दो गुट भिड़ गए। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि किन वजहों से इन छात्रों के दोनों गुटों के बीच में भिड़ंत हुई है। हालांकि अंश तिवारी नाम का एक छात्र है जो कि 12वीं का छात्र था और उसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है। उसकी इस भिड़ंत के दौरान मौत हो गई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस मौके पर है। दोनों गुटों के छात्रों से पूछताछ लगातार की जा रही है और कहीं न कहीं उन कारणों को जानने की कोशिश की जा रही है। और जो दोषी छात्र हैं, क्योंकि ये छात्र जिसकी डेथ हुई है वो भी 18 साल का बताया जा रहा है, तो कहीं न कहीं बाकी के जो दोषी छात्र हैं, आखिर क्या यूज किया गया, कैसे इस छात्र की मौत हुई, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल जरूर है कि जो स्कूल के अंदर व्यवस्था थी उस पर सवालिया चिन्ह जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई और एक छात्र की जान चली गई है। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों को लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उन वजहों का पता चले जिससे ये घटना हुई है। साथ ही साथ किस हथियार का यूज किया गया जिससे कि एक छात्र की मौत हुई है और बाकी लोग जो घायल हैं उनसे भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि उनका जो प्राथमिक ट्रीटमेंट है वो भी कराया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी जानकारी के लिए। तो यहाँ पे छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए और नौबत यहाँ तक आ गई कि एक छात्र के सिर में गहरी चोट लगी जिस वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। लखनऊ में आयोजित करहल विधानसभा क्षेत्र के नुक्कड़ सभा में शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हराने का आह्वान किया और अपील की कि 5 दिसंबर को साइकिल के बटन को दबा के बहुमत से डिंपल यादव को जिताएं। अपील है 5 तारीख को जब डिंपल लग रही है, नेताजी की बहू लग रही है, तो नेताजी की बहू हुई तो आप सब लोगों की बहू हो, लड़कों की भाभी हो। फिर तो प्रतिष्ठा लगी गई हम सब लोगों को, तो इसलिए सब लोग मिलकर के जिता देना। समाजवादी पार्टी डिंपल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा निवेदन है कि जितने यहाँ बैठे सब लोग अपनी अपनी बूथ और अपना अपना एरिया बात करके आज ही से निकल पड़े। घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे टाइम अब डिंपल को जिताने के लिए लगा देना। तो हाथ उठा करके बता दो कि डिंपल की बड़ी। और वहीं मैनपुरी में चुनावी प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आने वाले चुनाव में जो चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, जो नेताजी का चुनाव है और आप सबका चुनाव है। इस क्षेत्र से नेताजी का भावात्मक जुड़ाव रहा है। मैनपुरी नेताजी के हृदय में बसती थी। यहाँ के लोग और उन्होंने कोशिश करी कि वो ज्यादा से ज्यादा विकास काम यहाँ कराएं। और मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि एक एक वोट साइकिल का बटन दबा के आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आप सब। वाराणसी में आयोजित नगर निकाय चुनाव की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का भरोसा भी दिलाया और कांग्रेस पे वार करते हुए कहा कि कांग्रेस को देश ने बाउंस कर दिया है। वहीं वाराणसी नाव हादसे को लेकर यह कहा कि इसकी जांच होगी और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसको लेकर निर्देश दिए जाएंगे।
इस दिन से भारत जोड़ो यात्रा तो करने से पहले श्री राहुल गांधी जी को अपने नेहरू जी के मतलब जो पहले प्रधानमंत्री देश के थे, जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे करके और देश का बड़ा हिस्सा चीन के हाथों गंवा दिया था, उसके लिए आंदोलन करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर जहां से हमने धारा 370 ख़त्म किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो पाकिस्तान के कब्जे में आज भी कश्मीर का एक हिस्सा है, उसके लिए आंदोलन करते तो समझ में आता। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो उन्होंने शुरू किया है, लेकिन कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू करके रखी हुई है और इस यात्रा को फ्लॉप शो साबित हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। इस दिन से भारत जोड़ो यात्रा। मजदूर किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए। न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए मजदूर किसान महापंचायत की जा रही है। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। देश में जब भी किसानों की बात हुई है, तमाम सरकारों ने वादे किए हैं, लेकिन किसानों पर से वादे किए सरकारों ने, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए हैं। इसी को लेकर किसान संगठन लगातार आंदोलन करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत जी मौजूद है। टिकैत जी, सरकारें वादा करती हैं किसानों से, वादा करके भूल जाती हैं, फिर किसान सड़कों पर उतरता है। आज फिर आप लोग महापंचायत कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये आंदोलन तो लंबा चलेगा, ठीक है। सरकारें जब 13 महीने के आंदोलन में नहीं मान रही, तो ये आंदोलनों को दबाना चाहती है। देश में कोई आंदोलन ना हो, उसको दबाना चाहती है। देश में आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। संघर्ष होंगे, सड़कों पे जनता को उतर कर आना पड़ेगा। इस आंदोलन को हाली और पाली ये लोग इसको चलाएंगे। व्यापारी इंडस्ट्रीज वाले, जो कारोबार करने वाले भी इस आंदोलन से बगल हो जाएंगे। सब सत्ता के साथ में चले जाएंगे। तो ये संघर्ष लंबा चलेगा। ये सर, किसानों से वादे किए जाते हैं, किसान अगर काम करना खेतों में बंद कर दें तो देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। अब किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है, आवारा पशु रोड पर घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, कटीले तार किसान नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में सरकार से क्या कटीले तारों को लेकर, जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इसको लेकर भी कोई वार्ता होगी? देखो, सरकार कोई बात नहीं कर रही। वार्ता तो जब हो, जब सरकार कोई बातचीत करे, और जब सरकार बात ही नहीं कर रही तो वार्ता किससे करोगे? वार्ता तो भाई दीवारों से कर लो, अपनी बात प्रेस के माध्यम से अपनी बात कह दो। सरकार तो देश में है नहीं। जो बातचीत करने वाली थी, जो लोकतांत्रिक सरकार थी, वो देश में नहीं है। देश में तानाशाहों की सरकार है। वो कब बात करेगी, कब करेगी, उसका तो कह नहीं सकते। सर, गाजीपुर बॉर्डर पर जब आपका आंदोलन चल रहा था, मैं भी वहाँ कई बार गया, देखा एक लंबा आंदोलन चला, तमाम आरोप का दौर लगा। किसान थे तब भी लड़े थे, एक बार फिर से वही आंदोलन बनता हुआ आया कि सरकार ने वादा किया, अब वादा खिलाफी कर रही है। राजभवन जाने का आपका प्रोग्राम था, वो क्या रहेगा? अभी सलाह करेंगे यहाँ पे सब लोग। ये तो राजभवन ही है, दिल्ली में आगे तो ये, लखनऊ में आगे तो राजभवन ही है ये, और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है आज। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राकेश टिकैत जी, जिनका कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर समय समय पर ये आवाज बुलंद करते आए हैं और आने वाले दिनों में एक बार फिर से किसानों का आंदोलन सड़क पर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और राष्ट्रीय संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास स्थित श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में आपराधिक मामलों में सही जांच एवं निष्पक्ष न्याय में फॉरेंसिक विज्ञान का महत्व विषय पे एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस की तेज तर्रार डिप्टी पुलिस कमिश्नर सुमन नलवा मुख्य अतिथि रही। और इस अवसर पे मौजूद छात्रों व शिक्षकों और कानूनविदों को संविधान की रक्षा एवं गरीब और वंचितों को मुफ्त विधिक सहायता की शपथ भी दिलाई गई। तो श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के डॉक्टर सीवी रमन सभागार में राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने किया और इस दौरान कई गणमान्य लोग भी यहां पे मौजूद रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर दिनेश रघुवंशी ने सरस्वती मां की प्रतिमा के सम्मुख दीप ज्वलित कर शुरुआत की और अपने संबोधन में मुख्य अतिथि सुमन नलवा ने कहा कि
डिजिटल सशक्तिकरण के इस दौर में पेशेवर अपराधियों का किसी भी बड़ी आपराधिक घटना जैसे मर्डर, अपहरण, रेप आदि को अंजाम देने का तरीका भी बदल गया है। जघन्य अपराध में फॉरेंसिक साइंस की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और पुलिस सही दिशा में जांच करती है। दूसरी तरफ पीड़ित को निष्पक्ष न्याय तयशुदा समय पर मिलने की 100% उम्मीद होती है। आज के समय में फॉरेंसिक साइंस के बिना न्याय की अपेक्षा बेमानी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।